अच्छा प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को देखते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो सिराज उद दौला को उस समय बताना है कि जिस समय अंग्रेजों का शासन था और वो पराजित हुआ था। तो किस युद्ध में हुआ था? तो युद्ध बताना है। इनमें से कोई नहीं, वांडीवास, प्लासी या बक्सर। तो कौन सा युद्ध था? जो प्लासी का युद्ध था उसमें ही सिराजुद्दौला की हार हुई थी अंग्रेजों से। और प्लासी की युद्ध कब हुई थी जान लीजिए, इसको मैं बता दे रहा हूँ। 23 जून, नोट करिएगा, 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, कौन? ये हो गया आपका रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, यानी कि सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब थे उस समय के। इनके बीच जो है युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति जो था, यानी कि इनका अगर सेनापति बात करें तो मीर जाफर लिख लीजिएगा। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये प्रश्न आ सकता है आपसे। इस युद्ध में मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई थी। यानी कि जो मेन इसमें जो गेम खेला गया था वो मीर जाफर के माध्यम से खेला गया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की हार हुई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न पत्र है ये 24 अगस्त 2021 का शिफ्ट सेकंड का है। और जो भी लोग इस चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन, और साथ ही साथ जितने भी साथियों की तैयारी कर रहे हैं उनको सभी शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इनमें से कौन सा हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? यानी कि हड़प नीति का कट्टर समर्थक। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड डलहौजी तो था, कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी कब से कब शासन किया है? 1848 से 1856 तक, याद रखिएगा। इनको 1848 से 1856 तक इसने शासन किया। और हड़प नीति या विलय नीति, यानी कि जो मिलाना होता है, का कट्टर समर्थक माना जाता था। डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर कब? 1856 में अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था। कब किया था अवध को? 1856 में अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के हड़प नीति अथवा व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सतारा, जो सतारा प्रदेश था वो 1848 में, जैतपुर एवं संभलपुर 1849 में, बघाट जो था 1850 में, उदयपुर जो था 1850 ईस्वी में, झांसी 1854 ईस्वी में, और नागपुर 1854 ईस्वी में। तो इस तरह जो क्रम है इनको आप नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। बाकी अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? ए है इनमें से कोई नहीं, बी है हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, और सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, और डी है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति। तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध जो चिकित्सक थे वही भारतीय इतिहास के धन्वंतरी थे। याद रखिएगा, धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध नवरत्नों में शामिल एक चिकित्सक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे, प्रकांड विद्वान एवं प्रकांड पंडित थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। इनको भी याद करिएगा कि नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि जो थे वो कालिदास थे। 14 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? जैसे टॉमसो कब आया, फायान कब आया, हेनसान कब आया, तो इस तरह क्रम में बताना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अगर शुरुआत से हम बात करें तो जो टॉन्सरो जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था। और कब आया था? याद रखिएगा कि जहांगीर के शासनकाल में। कब आया था? जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में। किसके? जेम्स प्रथम के, यहाँ लिख रहा हूँ, ये देखिए, जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में 1615 में। कब आया? 1615 में सूरत पहुंचा। और चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल में चीनी बौद्ध, ये जो फायान की बात हो रही है इसकी बात हो रही है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिएगा मैं लिख रहा हूँ आपको, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फायान
यानी कि 402 से 412 ईस्वी। कब? 402 से 412 ईस्वी भारत आया था। और चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन, हेनसांग यानी थर्ड वाला जो है हेनसांग हर्षवर्धन, ये कब आया था? ये आया था 606 से 647 के समय भारत आया। उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरणों चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने की थी, जो उसमें भारत में सुलभ थे। तो आप देख पा रहे हो सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले आपका आया फायान, जितना मैं डेट बताया वो फायान। तो सबसे पहले देख लीजिए सेकंड किस में है? तो सेकंड सी में है। क्या है? सेकंड सी में है और सेकंड बी में भी है। इसके बाद फिर आया हेनसांग। तो हेनसांग इसमें देखिए बी वाले में सेकंड के बाद थर्ड और थर्ड के बाद फोर्थ, तो जो बी वाला ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो साइमन कमीशन कब आया? तो साइमन कमीशन 1928 में आया। कब आया? 1928 में आया। याद रखिएगा साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को जब बंबई पहुंचा। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर साइमन, देखिए मैं लिख रहा हूं, सर जॉन साइमन। ये देखिए सर जॉन साइमन, ये सबसे पहले ये अध्यक्ष बन के आए थे। और ये कौन थे? ये उदारवादी दल यानी कि लिबरल पार्टी के सदस्य थे। जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन के श्रमिक दल एक लेबर पार्टी के सदस्य थे। तो आपको जो याद रखना है वो 3 फरवरी 1928 और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? लखनऊ, कराची, लाहौर या बम्बई? तो लाहौर जो था, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें ही पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई थी। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस की ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। याद रखिएगा कि दिसंबर 1992 में किसकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। किसके? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अब बात करें 18वें नंबर प्रश्न की। क्या कह रहा है कि मौर्यकालीन, याद रखिएगा कौन सा प्रश्न है? मौर्यकालीन। देखिए इतिहास से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप भी एकदम मतलब गांठ बांध लीजिए कि इतिहास से प्रश्न अगर पूछे जाए तो वो गलत नहीं होने चाहिए आपके। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका यानी कि जो जिस समय मौर्य शासन करते थे तो उनका जो विवरण जो लिखा है वो किस में लिखा गया है? तो वो इंडिका में लिखा गया है। किस में लिखा है? इंडिका में लिखा गया। तो उस इंडिका के लेखक कौन है? इनमें से कोई नहीं, हेनसांग, फायान या मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज जो है वो सही हो जाएगा। मेगस्थनीज कौन हो जाएगा? मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगस्थनीज हैं। और मेगस्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर का। क्या कह रहा है कि इनमें कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? इसमें इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो ए है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और बी है अभिनव भारत ग्रुप, सी है अनुशीलन समिति और डी है गदर पार्टी। तो जान लीजिए आप कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, याद रखिए किसको? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन शामिल थी। और काकोरी षड्यंत्र इस संस्था द्वारा कब किया गया था? 9 अगस्त, याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खजाने की लूट के उद्देश्य से किया गया था। किसमें किया गया था? जो सहारनपुर से लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में थी, सरकारी खजाने की लूट के उद्देश्य से किया गया था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को। अगला प्रश्न है 20 नंबर का। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ए है कावेरी, बी है गंगा, सी है कृष्णा और डी है गोदावरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा कृष्णा। जो नागार्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। और इसका निर्माण वर्ष कब था? तो 1967 में ये पूर्ण होके तैयार हुआ था। कब हुआ था? 1967 में ये पूर्ण होके तैयार हुआ था। 21 नंबर का प्रश्न देखेंगे।
क्या कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो ए है 1958, बी 1955, सी 1953 और डी है 1951। तो 1953 आपका सही जवाब हो जाएगा कि वर्ष 1953 में माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई एडमंड, कौन याद रखिएगा, एडमंड, मैं नाम लिख रहा हूँ, एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी और किसने, मतलब एंड यहां मैं लिख दे रहा हूं, शेरपा, शेरपा तेंजिंग, किसने, शेरपा तेंजिंग, शेरपा तेंजिंग नोरगे, किसने किसने, एडमंड हिलेरी ने और शेरपा तेंजिंग नोरगे ने चढ़ाई की थी। कब की थी? 1953 में। ये सब जो है डेट और नाम याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। 22वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? जो खिलाफत आंदोलन था महात्मा गांधी द्वारा जो चलाया गया था, उसका विरोध किसने किया था जुड़ने के लिए? अब्दुल कलाम आजाद ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, फजलुल हक ने और खान अब्दुल गफ्फार खान ने। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिनको दूसरे देश की एक मांग की थी, उन्होंने ही इसका विरोध किया था। और भागीदारी का जो विरोध था, मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन में भागीदारी का विरोध किया था। बी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। 23 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क स्रोत हैं, यानी कि जो भिलाई में इस्पात संयंत्र है कि जो लौह अयस्क के स्रोत हैं कौन से हैं? राज नांदगांव, उमरिया, कोरबा, या ये देखिए दिल्ली है क्या, नहीं दल्ली राजहरा है। तो दल्ली राजहरा जो है आप टिक करेंगे। इसको और अच्छे से जान लेते हैं हम कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुई थी। और भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क की आपूर्ति जो है वो दल्ली राजहरा लौह अयस्क भंडार से होती है। किससे होती है? जो दल्ली राजहरा है वहाँ के लौह अयस्क भंडार से होती है। तो इसको आप टिक कर सकते हैं और आगे बढ़ेंगे। देखिए 25वां नंबर प्रश्न जो है इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है घाट प्रभा अभ्यारण्य, बी है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान और सी है दर्रा अभ्यारण्य और डी है ये देखिए भैंसूरगढ़, भैंसरूणगढ़, ठीक है, ये मैस नहीं है, भैंस है, भैंसरूणगढ़ अभ्यारण्य। तो जो केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान है यही इसका जो नाम है, इसका नाम जो है मैं आपको बता दिया। तो ये भरतपुर में स्थित है। तो याद रखिएगा ऐसे प्रश्न आपसे पूछे सकते हैं। जितना मैं इसको डिटेल में बताया हूँ, जो कुछ जुड़े हुए तथ्य थे वो भी मैं बताया हूँ। तो जो भी जैसा भी क्लास लगा हो कमेंट करके बताइए, लाइक करके बताइए। और चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में। तब तक के लिए शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।